नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। और आज हम रणक्षेत्र में बात करेंगे सोमनाथ को दिया घाव, गजनवी से लगाव। जी हां, आज सोमनाथ की धरती सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं थी, आज वह 1000 साल की ऐतिहासिक स्मृति, आत्मसम्मान और राष्ट्रबोध की साक्षी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में उपस्थित थे उस आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर, जिसने हजारों साल पहले भारत की आस्था को लहूलुहान करने की कोशिश की थी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर पीएम ने लगभग 30 मिनट तक विधिवत पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया। लेकिन यह सिर्फ पूजा नहीं थी, यह इतिहास को आंखों में आंखें डालकर जवाब देने का क्षण था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उस दौर के आतताइयों को लगा था कि वे जीत गए हैं, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर पर फहराती ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। और यहीं से पीएम का संदेश सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रहा। बिना कांग्रेस या नेहरू का नाम लिए उन्होंने उस सोच पर करारा प्रहार किया जिसने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। पीएम बोले, कोई भी धर्म के प्रति ईमानदार व्यक्ति कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस सोच के आगे घुटने टेके हैं। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि जब भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, तब भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ आने पर भी आपत्ति जताई गई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? दरअसल यही वह सोच थी जिसकी जड़ें नेहरू युग की तुष्टीकरण नीति में दिखाई देती हैं। नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में महमूद गजनवी के आक्रमणों को मजहबी जिहाद मानने से इंकार किया। उन्हें इसे सिर्फ आर्थिक लूट बताया। मंदिर विध्वंस को धार्मिक संघर्ष नहीं बल्कि राजनीतिक आर्थिक लक्ष्य कहकर इतिहास के घाव पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए, जिनमें महमूद गजनवी का हमला सबसे क्रूर था। लेकिन कांग्रेस और नेहरू की विचारधारा ने सच को बार बार धुंधलाने का प्रयास किया। आज पीएम मोदी ने साफ चेतावनी दी कि आज तलवारों की जगह साजिशों के दूसरे कुटिल तरीके हैं। भारत को कमजोर करने के प्रयास लगातार जारी है, इसलिए देश को सतर्क, संगठित और शक्तिशाली रहना होगा। सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, चेतावनी है कि इतिहास भूलने वालों को भविष्य माफ नहीं करता। और आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। सुनिए। हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। भूमि अधिग्रहण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को सबसे ऊपर रखा था। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया।
आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है। तो हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पंडित राज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विश्वनाथ मिश्रा जी है। विश्वनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इतिहासकार नीरा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पंडित राज शर्मा जी आपसे ही करूंगी। आज के दिन को आप किस रूप में देख रहे हैं? आज का दिन ऐतिहासिक दिन था। आप आज के दिन पर अगर कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो पर्व है, आज का जो दिन है, ये कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने तो मना कर दिया, कांग्रेस पार्टी भी ये कर सकती थी। पंडित राज शर्मा जी, क्या कहेंगे? देखिए शिवांगी जी, सबसे पहली बात तो बता दूं, आज बड़ा अजीब सा लग रहा था। अभी मैं आप ही के इसमें स्क्रीन में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा रंग काला सा लग रहा था। वैसे जैसे दिखते थे अच्छे, वो नहीं दिख रहे। मुझे नहीं पता किस बात का टेंशन है। ये भी हो सकता है कि उन्हें इस बात का टेंशन हो कि मैं कहता कुछ हूं करता कुछ हूं। जैसे अभी वो कह रहे थे हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। सबसे ज्यादा तो ये बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 36 जातियां तो इन्होंने हिंदू की बता दी। मैंने नहीं सुना। मैंने भी देश की सेवा करी। मैंने भी जमाने को देखा है। मैं कोई नाबालिग बच्चा नहीं हूं जो 2014 के बाद देश को आजाद समझ रहा हो। लेकिन आज अच्छा नहीं लग रहा था। प्रधानमंत्री जी रोते रहेंगे, ये अच्छी बात नहीं होती। एक बहुत बड़े देश, ताकतवर देश के प्रधानमंत्री है। और रही बात नेहरू जी की, मैं कहता हूं इन्होंने कहा, देखिए पहली बात तो यह है, प्रधानमंत्री जी कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है जो सारे सनातन धर्म के और देश के 150 करोड़ लोगों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। आप जो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होने के बाद अगर वो अपनी जैकेट में तिरंगा नहीं लगा सकते, तो मैं समझता हूं वो देश का प्रधानमंत्री अपने को दिल से नहीं मानते होंगे। मैं मानता हूं। अच्छा, आप बताएंगे कि वो प्रधानमंत्री है कि नहीं? आप एक और बात सुनिए ना तो आप बताओगे ना मैं बताऊंगा। हाँ। आप भी नहीं बताएंगी ना, यहाँ बैठा हुआ मैं भी नहीं इस कंपिटेंट अथॉरिटी हूँ, बताऊंगा। लेकिन आप, मुझे आप ही कह रहे हैं ना, कह तो आप ही रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, आप रहे। मैंने आपकी बात को दोहराया। हाँ, मैं कहूंगा पूरी बात। मैं कह रहा हूं मेरे देश का प्रधानमंत्री तिरंगा लगाए, शाबाश है। वो तो बीजेपी का कमल का निशान लगा लेते। तो इसका मतलब मुझे लगता है, जहां तक हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, मगर अब एक और बात बताता हूं। नेहरू जी जैसा बनने के लिए ना अभी 11 जन्म लेने होंगे। 11। अरे देश की हालत कब थी, क्या थी? और उससे पहले एक और बात कहना चाहता हूं, जहां पे आप ये डिबेट को ले जाना चाह रही हैं। मैं कहता हूं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च हो, ये लोगों की आस्था के पैसे से बनना चाहिए। अगर किसी मंदिर का निर्माण हो तो मैं चाहता हूं मेरे से लो, मैं देता हूं। मैं ओपन कहता हूं मैं मंदिर के निर्माण में पैसा देना पसंद करता हूं। अगर अच्छा आस्था है मेरी हिंदू में, और अगर मस्जिद वाला होता हो सकता है मंदिर में 100 दूं, उधर 20 दूं, देता जरूर हूं। ये सरकार का काम नहीं है। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगी। आप बोल रहे हैं कि आस्था के पैसे लीजिए, तो आपने कितने मंदिरों में कितना पैसा दान किया? आप इसका भी बताइए। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, कितना पैसा आपने अभी तक मंदिरों में दान किया? अब आप एक और मेरी बात सुनिएगा। मैं तो सबसे ज्यादा दानी हूं। आप मेरे बारे में जरा पता करिएगा, और आप नहीं करें तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे जिले में आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। आप आस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता तो आस्था को मानते नहीं है। राम मंदिर का निमंत्रण पहुंचाया जाता है, आप ही लोग हैं जो ठुकरा देते हैं, आप ही लोग नहीं पहुंचते। एक तरफ आप आस्था की बात कर रहे हैं, पंडित राज शर्मा जी। पंडित राज शर्मा का नहीं मानते, आपको किसने का नहीं मानते? अरे तो निमंत्रण पहुंचा था, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचते हैं? आपकी पार्टी के नेता है, आप कह रहे हैं कि आस्था का पैसा लगाना चाहिए। आपने राम मंदिर के निर्माण में कितना पैसा दिया? आपने राम मंदिर के निर्माण में कितना पैसा दिया? पंडित राज शर्मा जी, राम मंदिर में भी इन्होंने मर्यादा को तार तार करा है।
जो जो पुजारियों का काम है पंडित जी को प्रधानमंत्री करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो उन्हें चर्च का भी करना चाहिए, मस्जिद का भी करना चाहिए, और किसका होता है, गुरुद्वारे का भी करना चाहिए। आप कैसे प्रधानमंत्री पूरे देश का है? आप कह सकती हैं कि मेरे, आप बताइए, आप चैनल के एंकर हैं, आप बोलिए कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, कहिए, मैं भी कहने लगूंगा, कह दो आप, बस आपके पीछे पीछे चल पड़ूंगा, कहिए आप। नहीं कह चलिए पाओगे। ठीक है, हरगोविंद जी जवाब दीजिए, पंडित राज शर्मा जी की बात का जवाब दीजिए। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री हिंदुओं के मंदिरों का निर्माण करते, इनको चर्च के मंदिर का, चर्च का भी निर्माण करना चाहिए, दरगाह का निर्माण करना चाहिए? पंडित राज शर्मा जी का ये कहना है, जवाब दीजिए आप। वंदे मातरम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। पंडित जी बीच में आपको टोका नहीं ना, तो आशा करता हूं आप धैर्य और क्षमता रखेंगे सुनने की। कृपया सुनिए। पंडित जी के प्रश्न पे आने से पहले हर हर महादेव। देखिए, कांग्रेस को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, यह सोमनाथ ट्रस्ट का कार्यक्रम था। और आज से 75 वर्ष पूर्व भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, तभी तो और उन्होंने राजेंद्र बाबू को भी जाने से मना किया। दूसरे, अभी कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री जी मंदिरों का उद्घाटन करते हैं, चर्च का क्यों नहीं करते? बंधु, कोई चर्च आप बता दीजिए जिसे आक्रांताओं ने ध्वस्त किया हो और जिससे भारत की अस्मिता धूमिल हुई हो, तो निश्चित ही प्रधानमंत्री जी उसका पुनर्निर्माण करवाएंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन देश में विडंबना, आज देश का दुर्भाग्य क्या है कि कांग्रेस को आज ये गौरव के क्षण, बहन जी आपको भी एक गौरव महसूस हो रहा होगा, और मैं तो गौरवान्वित हुई क्योंकि हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं, और वो आक्रांताओं, और इनके लिए वो क्षण अच्छे थे जो आज से 1000 वर्ष पूर्व हमारी अस्मिता को ध्वस्त किया गया। कांग्रेस के लिए वो क्षण अच्छे थे, आज गौरव के क्षण इनके लिए अच्छे नहीं है। और क्यों ना हो, पूरे विश्व में आक्रांताओं के वो जो देश होंगे, वो राष्ट्र आज कितने खुश होंगे कि उनका बोया हुआ बीज आज भारत में है कांग्रेस के रूप में। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। हिंदुत्व को खतरा आक्रांताओं से नहीं, अपने यहां बैठे, अपने ही उनसे जिनका पालन पोषण इस मातृभूमि ने किया। दूसरे, तुष्टीकरण करते करते कांग्रेस अगर अपना इस्लामीकरण कर बैठी तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का दोष है या देश की जनता का दोष है? और एक बात मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को स्पष्ट कर दूं, सोमनाथ मंदिर का निर्माण भारत की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से किया गया था, किसी राष्ट्र को लूटकर या लूट खसोट के पैसे से नहीं किया गया था। यह आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो कृपया बंधु, भाजपा का विरोध करने से पहले आप यह देख लें कि आप देश का और अपनी संस्कृति का विरोध ना कर पाए। ठीक है, हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं। विश्वनाथ जी, लगातार जब हिंदुओं की आस्था की बात होती है तो क्या अब भारत में हिंदुओं की आस्था की बात करना अपराध बन गया है? विश्वनाथ जी, किस तरीके से आप देखते हैं? धन्यवाद शिवांगी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज अब पहुंच रही है। जी शिवांगी जी, मेरे सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जो परिस्थितियां हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो पंडित लिख रहे हैं, लेकिन उनका शब्द क्या था, आज अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल ठीक बात है, किसी कांग्रेसी को आज अच्छा नहीं लगेगा। आज नेहरू जी की उस विरासत पर, नेहरू जी के उस कार्यशैली पर आक्रमण किया है परोक्ष रूप से। नेहरू जी ने, देखिए, सोमनाथ का जो घाव था वो भारत के आम जन की अस्मिता पर घाव था, 85% जनता की भावनाओं पर घाव था। 85% लोग, अगर पैसा लगना था तो 85% लोगों की आमदनी का पैसा था ना, अगर लगता भी तो क्या आपत्ति थी। लेकिन ये नेहरू जी, इन्होंने देश का जितना, अगर किसी ने सर्वाधिक नुकसान किया, बिल्कुल ईमानदारी से उसका आकलन करना चाहिए, तो नेहरू जी ने किया। भाई, आप अगर आपने बंटवारा किया तो मुसलमान उधर कर दिए तो कर देते, नहीं किया आधे बने रहो। जब उधर जा रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, तो हिंदुओं को नहीं बैठने देंगे कहीं, हिंदुओं के साथ, और अपने नाम के आगे पहले ऊपर पंडित लगा दिया है। मतलब आपको धोखा देने की एक व्यवस्था के, ताकि सामान्य जो साधारण भोला आदमी, उसको लगे कि ये तो पंडित जी हैं, यानी ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जैसा सरल व्यक्ति, मुझे लगता है भारत के इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा। पहले राष्ट्रपति जिनके साथ जितना अन्याय हुआ, अगर जो भी पढ़ने वाला है वो उस बात को समझेगा, उनको दिल्ली में एक आवास नहीं मिला। उनका अंतिम समय, जीवन का जो
बाद का समय था, इतना खराब बीता, मैं क्या बताऊं। केवल अपराध उनका एक था कि वे हिंदू अस्मिता को के पुनर्निर्माण के लिए नेहरू जी के दबाव को किनारे करते हुए वे गए और सोमनाथ के पुनर्निर्माण के बाद उस कार्यक्रम में शरीक हुए। नेहरू जी नहीं चाहते थे, क्यों नहीं चाहते थे, मेरा पहला प्रश्न है। भारत की अगर सोमनाथ ट्रस्ट, वो भारत भाई, उसमें लोगों का पैसा था, राजा साहब जाम साहब ने पैसा लगाया था, बड़ा पैसा लगाया था, उस ट्रस्ट के वो ट्रस्टी थे। अगर उसके पुनर्निर्माण हुआ, उसको 17 बार तोड़ा गया। महमूद गजनवी ने अगर 17 बार उसका आक्रमण किया तो क्यों किया था? केवल धन लेने आया था क्या वो? क्या इतनी बुद्धि नेहरू जी को पास नहीं थी क्या? और अगर जा रहे थे तो नेहरू जी को आपत्ति क्या थी? नेहरू जी का एक और याद आ रहा है, विदेश से ढेर सारे पत्रकार आए थे, उन्होंने देश के ढेर सारे स्थानों पर विजिट किया और उसके बाद जब नेहरू जी से मिले तो देश के अलग अलग जो हमारे मॉन्यूमेंट्स थे उनका प्रशंसा करने लगे। सबकी सुनने के बाद नेहरू जी का एक स्टेटमेंट था, ये ऑन रिकॉर्ड है, इट इज देयर इन द बुक। उन्होंने कहा, जिसको मैं नष्ट करने के लिए इतने दिन से इतना प्रयास कर रहा हूं, उसी की आप प्रशंसा कर रहे हो। हमने नहीं कहा है, ये विदेशी लेखकों का लेखन है। ये आप क्यों, आखिर किस कारण से, आप किसके कहने पर, या आपकी क्या विचारधारा है, क्यों आप उस सनातन के विरुद्ध जाना चाहते हैं? और वो आज का ही नहीं है, नहीं है, ये एक लंबे समय से चल रहा है, जिसका मुझे लगता है परंपरा आज भी कांग्रेस चला रहे हैं। बहुत, आई वाज रियली शॉक्ड, उनका शब्द था राज जी का, आज अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और उन्होंने ये देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डल नजर आ रहे थे, ये पंडित राज शर्मा जी ने देखा। ठीक है, नीरज जी हमारे साथ बनी हुई है। नीरज जी, 17 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला होता है। जब 17 बार हमला होता है, कहा यह जाता है कि जब ये हमला हुआ हमेशा घृणा से प्रेरित रहता था, क्यों आखिरकार? नीरज जी। सभी को नमस्कार। और क्यों तो फिर बोलना थोड़ा सा कहीं गलत शब्द न निकल जाए और हमारे ऊपर कोई केस न कर दे, लेकिन असली बात ये थी कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने करा है, उन्होंने देश की उस धरती पे जाके, जहां पे उसका कहते हैं उसकी अस्मिता के ऊपर उसकी आत्मा को रोढ़ा गया था, उसको पुनर्जीवन दे के उसके वहां पे जब उन्होंने पूजा करी है, तो एक मैसेज दिया है दुनिया को कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, सनातन को जितनी बार मिटाने की जो कोशिश करेगा, उनका खुद ही विध्वंस कहीं ना कहीं हो जाएगा। तीसरी बात हमको ये जाननी चाहिए कि जिस देश में आजादी के बाद से, आजादी के पहले अंग्रेजों ने जो बांटा बांटी करी वो छोड़िए, आजादी के बाद से सेक्युलरिज्म का मतलब ही था हिंदू हेट, सनातन हेट। और आज भी आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, अभी कहा गया कि मंदिर मस्जिद सबको जाना चाहिए, तो ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद सिर्फ मस्जिदों को पैसा दिया गया एएसआई के थ्रू? आप दिल्ली में, पूरे देश में देख लीजिए, जहां जहां मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स है, धड़ाधड़ एएसआई पैसा देती है। और जो मॉन्यूमेंट एएसआई के अंडर नहीं है, एक स्पेशल लेटर लिख के जामा मस्जिद के लिए एक पूरा का पूरा अनुदान ऑन ईयरली बेसिस हर साल उनको एक पैसा दिया जाता है। तो ये जो मानसिकता थी, ये कि भाई हम सिर्फ एक तुष्टीकरण जो करेंगे, हम एक ही समुदाय को करेंगे और उन्हीं के लिए सब कुछ करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि सनातन सबको मानता है, सनातन सबको समेट के लेके चलता है। लेकिन अगर आपने सनातन का विध्वंस करने की सोची थी, उसको हमने पुनर्जीवित करा है। और आगे भी हमारे युवाओं को, हमारे देश को, पूरी दुनिया को ये मैसेज है कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुम जितनी बार गिराने की कोशिश करोगे, हम फिर खड़े होंगे फीनिक्स की तरह। लेकिन आज जो हमारे कांग्रेस के सबसे पहले प्रवक्ता ने जो बातें कही, उससे हमको दुख हो रहा है कि कैसे पंडित, कैसे ये कांग्रेस लोग हैं कि इन्होंने इतने साल तक सनातन को दबाया, सनातन को खत्म करा, लीगली खत्म करा कि हम लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारी पढ़ाई को रोका गया, हमारे गुरुकुलों को रोका गया, हमारे मंदिर तो तोड़े से तोड़े। तो हमारी आस्था पे जो इतने घात हुए हैं, हमारी आत्मा पे, हमारी देश की माँ भारती पे जो घात हुए हैं, उसको हमारे प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से
पुनर्जीवित करा है और लोगों में एक विश्वास दिलाया है कि अगर हमारी सनातन इतना सत्य है तो चिंता मत करो, वो पूरा उठ के आएगा और हम सब मिलके उसको लाएंगे। और ये बहुत गलत बात है कि सिर्फ खाली पब्लिक का पैसा लगना चाहिए। अगर हमारे जामा मस्जिद पे इतना करोड़ों रुपया जाता है तो सरकार क्यों नहीं हमारे मंदिरों के लिए इतना देती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कहूंगी, जब ये प्रकरण चल रहा था और इस मंदिर को रोकने की पूरी चेष्टा हो रही थी, फाइल पे मना कर दिया गया था और मौलाना आजाद ने, और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, उन्होंने कहा था कि लेट दीज मॉन्यूमेंट्स लाई इन रूइंस, इनको खंडहर ही रहने दीजिए। और आप देखिए तब से लेकर आज तक हमारे जितने जगह हैं एएसआई के अंडर वो खंडहर ही रहते हैं। आप पुराना किला चले जाइए, वहां 2 मंदिर थे, उनकी डॉक्यूमेंट्स नहीं, उनकी इंस्क्रिप्शंस है और एएसआई की किताबों में दर्ज है, लेकिन आज तक उस मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए एएसआई की परमिशन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? उधर बगल में आपके हुमायूं टूम को मिल जाती है। ये जो तुष्टीकरण की जो हमारी जो पॉलिटिक्स रही है, सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म की आस्था को फिर से कहना चाहिए एक नरिशिंग, उसको जड़ों को सींचने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। कोई भी जा सकता था, कोई भी कर सकता था, लेकिन आपने कहा कि जामा मस्जिद में इतना पैसा लगता है, वो पंडित राज शर्मा जी को हालांकि नजर नहीं आएगा जिस तरीके से। हम पंडित राज शर्मा जी, एक और सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक किताब लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें महमूद गजनवी को आक्रांता, जिहादी आक्रांता माना ही नहीं गया, क्यों नहीं मानते हैं? मैं पहले तो सबसे पहली बात कहता हूं, अभी जैसे विश्वनाथ जी ने कही थी, आप पहले सुना करिए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं। मैंने कहा था, आपने सुना नहीं था, क्योंकि आप लोग एक पूर्व ग्रह से ग्रसित लोग हो। अभी आऊंगा आपकी सारी बात में। मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी, मुझे आज, आपने कहा था शिवांगी जी की, मुझे वो डल लग रहे हैं इसलिए मुझे आज अच्छा नहीं लगा। पहली बात सुन लीजिए, और मैं लिखता हूं पंडित, सुन लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज मैं आपको इतना मूलाधार 2 लाइन है। अभी देख, मेरे नेचर को शिवांगी जी जानती है, तड़प जाओगे बोलने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप ऐसे करोगे फिर मैं आपको टोकता चला जाऊंगा। शांति से, जैसे मैंने सुनी वैसे जी, ठीक है पंडित राज शर्मा जी, ठीक है, बात पूरी करिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये मैं बात कह रहा हूं, आपने कहा पंडित कैसे लिख लेते हैं, ये कहने से पहले किसी भी ब्राह्मण को मर जाना चाहिए था। आपको अपनी, अब कह दूं, विषाद पता है प्रधानमंत्री किस तरह नफरत करते हैं। आप यहाँ पे आके पूर्व ग्रह से ग्रसित होके यहाँ पे नेहरू जी को गाली देते हो, इसका तो यही मतलब हुआ। उस देश की हालत देखी थी आपने? अरे जिस देश में अनाज नहीं होता था उसको यहां तक खींच के लाए, तब आपको लग रहा है बुरा बुरा। आपने कौन सी किताब पढ़ ली? एक मेरी बात सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं मिश्रा जी, आने वाले टाइम में लोग आपको पूछेंगे आप बहुत गलत कर रहे हो। मेरी बात को सुनिए राज जी, मेरी बात को समझना, मुझे मत पढ़ाइएगा। आपने कैसे पंडित जी जो पढ़ा है उससे ज्यादा पढ़ा हूं। पंडित ना लिखूं? आप कौन होते हो? मैं पंडित जानते हैं, राजनीति को मैं रोज उसको पढ़ता हूं, उस राजनीति को। ये मुझे मत ज्ञान दीजिएगा राज भाई। कभी एकांत में आपको शर्म क्यों नहीं आई? मंथन करिएगा, जो आप कहते हैं एक ब्राह्मण है ये कहे कि पंडित ना लिखो, आपको मेरे पंडित लिखने से एक लाइन कह रहा हूं, कभी आत्ममंथन करिएगा कि क्या एकांत में बैठकर आत्ममंथन करिएगा, बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं। अरे मुझे शर्म आती है जब आप जैसे ब्राह्मण शर्म, अरे भाई बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, अच्छी बात है। आपको शर्म आनी, आज नहीं आएगी कल आएगी, आनी पड़ेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारे लिए आप जब जिसका संरक्षण करने, जिसका साथ देने के लिए खड़े हैं, आपको शर्म आनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू आस्था पर, हिंदू अस्मिता को नष्ट करने का जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रयास किया, वो निहायत शर्मनाक रहा है। आप एक लाइन कह सकते थे कि अच्छी बात है, लेकिन आपने शुरुआत आपने कहा अच्छा नहीं लग रहा है, आपने उस लाइन को डायरेक्टली बोला, आपने उसको बोला जो आपकी पार्टी की मूल लाइन है। मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लगा, मुझे राजनीति लगा कि आप राजनेता हैं तो शायद कुछ बेहतर बोलेंगे। पंडित राज शर्मा जी, लेकिन जब शुरुआत में इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो इन शब्दों को भी एक बार बताइए, क्योंकि सभी पैनलिस्ट यही कह रहे। आपने अपने शुरुआत में भी यही कह दिया कि आज अच्छा नहीं लग रहा। आज तो दिन इतना अच्छा है, आज तो आपको खुशी होनी चाहिए थी।
आज तो आपको खुशी से गदगद होना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग शर्मा जी, रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा आपको? ज्योतिर्लिंग है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते थे वो काम पूरा हो गया, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा। इसमें भी है तो क्या मेरे प्रधानमंत्री अगर आज डल दिखे मुझे अच्छा लगेगा? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा कि मेरे प्रधानमंत्री डल क्यों लगे। आपको ही प्रधानमंत्री डल नजर आए, आपको ही प्रधानमंत्री डल नजर आए, इतने पैन विश्वनाथ जी, नीरज जी, आपको प्रधानमंत्री डल नजर आए या खुशी से झूमे हुए नजर आए? प्रधानमंत्री ऊर्जा से भरे हुए थे। ये तो डल है ही लगेगा। अरे ये तो डल है ही। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, इनको डल लग रहा होगा, एक बता दूं लगेगा क्योंकि अरे ये अरोड़ा जी बोलते तो चलता, आप दोनों बोल रहे हो ये गलत बात है। आप लोग बायस हो, आप लोग क्या हो, अभी बीजेपी कारले के चक्कर काटते हैं, आप लोग हो गए हो काला चश्मा, सफेद चश्मा पहनिए। चलिए आप ही बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। पंडित राज शर्मा जी को आज प्रधानमंत्री डल नजर आते हैं। पंडित राज शर्मा जी कहते हैं कि आज अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। हरगोविंद जी। पंडित राज शर्मा जी, आपको और समस्त कांग्रेस आपके दल को ये याद दिला दूं कि भारत में प्राचीन मंदिर आस्था और विज्ञान का केंद्र है। जिस सोमनाथ पर आप इतना विलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वो सोमनाथ का जो मंदिर है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो सीधी रेखा है उस पर स्थित है, और हजारों वर्ष पूर्व जब दूरबीन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। दूसरे, आप अपने नाम के साथ जो पंडित लिखते हैं और आज जो आप वो कृत्य एक चाटुकारिता का शहद चाटने के लिए जो आप कृत्य कर रहे हैं, देखिए आप बीच में टोकिए नहीं भाई साहब। आपकी समस्या क्या है कि सच आप सुनना चाहते नहीं है। नहीं, आप बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए तो आपकी आलोचना तो होगी। ये डिसाइड करेंगे। नहीं, ये सारा आपके कर्मों का फल है जो आपकी पार्टी को मिल रहा है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। जो तुष्टीकरण की नीति पर आपके दल ने चलकर अपना विनाश किया, उसी तुष्टीकरण की नीति पे चलकर आज आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। धर्म की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर अधिक है क्योंकि आप पंडित हैं। बोलने का धर्म की रक्षा का और संस्कृति की रक्षा का दायित्व सामान्य व्यक्ति से अधिक पंडित राज शर्मा जी आप पर है क्योंकि आप पंडित हैं। आप विद्वान कुल के अरे लड़कों को जो बेरोजगार हो गए उन्हें आप सुन तो लीजिए भाई साहब, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सच सुनना ही नहीं चाहते। कभी जनता आपकी सुनती नहीं और फिर आप कहते हैं वोट चोरी हो गया। तो हमें भी अरे ऐसे क्यों करा? आप सुन लीजिए पंडित जी, धैर्य रखिए। पंडित जी मैं बोल लूं? पंडित जी कहोगे सुनूंगा। पंडित जी आप विद्वान, आप जिस वंश से आते हैं वो विद्वानों का वंश है। आप पंडित हैं, आप लोग ज्ञानी लोग हैं। धर्म की रक्षा और संस्कृति की रक्षा और मान मर्यादा का दायित्व सामान्य नागरिक। अरे भाई साहब आप सुनो नहीं, अरे भाई साहब आप तो बात तो सुनिए, विषय से भटकाते हैं फिर आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। तो ऐसे कैसे? एक आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, आप धैर्य रखिए, आप नैतिकता रखिए। आप पंडित वंश से आते हैं, आप विद्वान वंश से आते हैं। संस्कृति की रक्षा और धर्म की रक्षा का दायित्व तो सामान्य व्यक्ति से अधिक आपका है। लेकिन आज उस चाटुकारिता का शहद चाटने के चक्कर में आप जो कृत्य कर रहे हैं और आपकी पार्टी, तो क्या आपके पूर्वज स्वर्ग में बैठे हुए आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे? क्या आप धर्म की हानि कर रहे हैं? देश को बचाने के लिए योगदान दे रहे हैं आपसे। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। दीमक से पेड़ को बचाया जा सकता है, आपसे सनातन धर्म को बचाने के लिए हम ही चल रहे हैं। तो एक स्वस्थ चर्चा चल ही नहीं सकती। सनातन आप एक सम्मानित राजनीतिक चैनल पर हैं, पूरा विश्व आपको देख रहा है और आपका दायित्व, आप अपनी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप धर्म को तो छोड़ दीजिए, आप तो चैनल पर बैठ के अपनी पार्टी का अपमान कर रहे हैं। और बुरा जो देखन में चला, अरे आप कम से कम देश के अपमान का तो देश का अपमान तो आपसे एक स्वाभाविक सी बात है, वो तो जनता अपेक्षा करती है कि आप करेंगे देश और संस्कृति का अपमान, लेकिन राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के अपने दल का भी अपमान करेंगे आप। अच्छा, आप क्या मास्टर हो गए? क्या आप नहीं स्कूल के प्रिंसिपल हैं? या मैं आपकी रैली में आया
क्या आप मुझे नालायक दो पूरी छात्रों के लेके ले आए हो लिए, यहाँ? नालायक लेके आ छात्रों जाओ, के लिए क्या बोलते हो? मास्टर और मास्टर के ठीक है डंडे नीरज दोनों जी, की नीरज जी, आवश्यकता नीरज जी होती से है। समझना चाहूंगी। ठीक है नीरज जी, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक बार उस किताब में क्या क्या बातें बताई गई हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि क्या महिमा मंडन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी, उसके पहले मैं विनम्र आग्रह करूंगी हमारे पंडित राज्य से, क्योंकि मैं भी चतुर्वेदी ब्राह्मण हूं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी शास्त्रीय विद्या लेके पंडित की उपाधि पाई? क्योंकि पंडित की उपाधि उसी को मिलती है जो एक तरह की शास्त्रीय विद्या लेता है। अगर ये जानकारी ये हम सबको दे दे तो हम मान जाए। दूसरी बात आया उनकी जो किताब थी, उनकी किताब में उन्होंने, जैसे कि आपने अभी भी कहा कि उन्होंने मुस्लिम्स की जो आक्रांता आए थे जो जगह जगह से, चाहे वो टर्क हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो मुगल ये अफगान हो, सबका महिमा मंडल करा और कहने लगे कि सब तो वो हमारे सांस्कृतिक, वो हमारे खाली यहाँ पे आके अपनी संस्कृति फैलाना चाह रहे थे, हमारे ऊपर कोई उन्होंने हमारी आक्रमण नहीं करा, वो तो खाली हमसे कहना चाहिए मिलजुल के रहने के लिए आए थे। अगर मिलजुल के लिए रहने के लिए आए थे तो इतने सारे इन्होंने खून खराबा, ढेरों के ढेर कंकाल बना के, और क्यों उनको हमारे हिंदुओं को मारा, उनके जनेऊ के पहाड़ बनाए, ऐसा क्यों करा उन्होंने? और घोरी जैसा इंसान जिसने कि मतलब हमारे जवाहरलाल नेहरू कैसे कह सकते हैं ये बातें, इसलिए कह सकते हैं कि उनके भी मन में या उनके खून में या उनकी पढ़ाई में कुछ ऐसे डीएनए डाल दिया गया था। वो तो ये भी कह रहे थे कि हम लोग ना आर्य जो है ना वो बाहर से आए, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है। उनको यही नहीं मालूम आर्य वर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि पढ़ा लिखा एक इंसान होता है, जिसको अंग्रेजी में जेंटलमैन कहते हैं। तो इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जितना झूठ लिखा है, उस झूठ के बेसिस पे ही आपको मालूम होगा कि जिस समय हमारी आजादी हुई तो हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे आर.के. मजूमदार जी ने कहा कि हम अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखेंगे, लेकिन उनको हटा दिया गया, उनको रिमूव करके वो एक ताराचंद को ले आए जिसने कि मुगल उस पे पीएचडी करी हुई थी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और उनसे लिखा। तो पूरा का पूरा इतिहास जो वो सोचते थे उसके हिसाब से कि मुगल्स जो हैं वो हमारे भाई हैं, हम कहते हैं हमारे भाई हैं क्योंकि वो यहीं पे कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वो मानसिकता ये थी कि ये लोग हमको, हमारे लिए इन्होंने कोई बुरा नहीं करा है। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लमेटिक हुई थी आजादी के समय वो ये हुई थी कि जब पटेल जी जगह जगह जा रहे थे और जूनागढ़ वाले भी हमारे साथ मिलने को राजी हो गए थे, तो 600 प्लस हिंदू प्रिंसली स्टेट्स मिलके भारत के लिए एक समझौता हुआ था कि हमें आजादी मिलेगी। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमसे आजादी ली, हमको आजादी दी। इस बात को लेके इतना ज्यादा उन लोगों में कहते हैं तुष्टीकरण की बात को फैला दिया गया। तो हमारे हिसाब से जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसी किताबों को हमारे पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये भारत की अस्मिता के ऊपर एक बहुत बड़ा घात। तो और शर्मा जी, इसका जवाब पंडित राज शर्मा जी देंगे। जिस तरीके से ये कह रहे थे, क्यों किताब में आक्रांताओं का इतना महिमा मंडन, ये कहा जाए कि हमारे साथ मिलजुल कर रहने के लिए आए। अरे मिलजुल कर रहने के लिए आए हैं तो मंदिर तोड़ेंगे, मिलजुल कर रहने के लिए आए हैं तो हिंदुओं पर हमला करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी बात सुनिए, मुझे आप सफिशिएंट टाइम दिया करिए। आप, मैं एक प्रवक्ता हूँ, ये 3 लोग प्रवक्ता हैं, तो आप इनको अगर दे रही हैं टाइम, तो ये मुझे तो 1/4 टाइम आपको सबसे ज्यादा टाइम दे रही हूँ, आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, आप सबके समय में आप ही जवाब दे रहे हैं, आपको ही समय दे रही हूँ मैं। अब मेरी बात तो सुनिए ना, आप पार्टी ना बने तो बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। इन्हीं को बनने, मैं पार्टी नहीं बन रही हूँ, आप मुझे जस्टिफाई मत करिए। पंडित राज शर्मा जी, आपसे जो सवाल पूछा, आप अपने सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। बात करने को कुछ भी नहीं है मिश्रा जी, मैं आपकी बात में कोई बात नहीं कहना केवल विषय को भटका रहे हैं, मेरी बात और सुन कुछ लीजिए, भी मुझे नहीं कर अच्छा रहे। नहीं लगेगा। पंडित राज शर्मा जी सुनियोजित ढंग से विषय को भटकाने में माहिर हैं, सबसे और ये बड़े डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बोलेंगे ही नहीं। बच्चों को पैरासाइट हो, बच्चों के लिए मैं कहते कि शिक्षा पद्धति का दूसरा संस्करण जो था वो
बचाया जा डिस्कवरी ऑफ सकता है। इंडिया था, तो दिक्कत जो यह है, आपसे सुनियोजित कैसे ढंग से बचाएं? अंग्रेजों के एजेंट आप लोग द्वारा देश को जो भारत जिस की तरह जनता गिरवी पर रख और रहे हो हमारी ना, शिक्षा पद्धति पे कोई थोपा नहीं गया समझ था। रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, ये किसने शुरुआत करी थी? बोलो अब, दू पे दू चलो, वैसे किसने तो अगर करी एक थी? छत के नीचे रह सकते तो विभाजन आपने किया। अरे किसने करी थी? आपकी हिंदू सभा थी, आपने विभाजन पहली किया। बात। दूसरी बात, आपके पूर्वजों ने विभाजन किया। आपके आरएस के आपके आपका एक नेहरू जी ने पूर्वज विभाजन बताओ किया। जिन्होंने आपके आजादी के नेहरू जी ने आंदोलन में तो कुछ विभाजन करा किया। हो। अंग्रेजों धर्म की के मुखबरी आधार कौन पे करता था? विभाजन अरे करने वाले अंग्रेजों की मुखबरी आपके कौन पंडित करता था नेहरू भाई? थे, आपके अरे पंडित नेहरू अंग्रेजों थे, की मुखबरी जिसका कौन करता दंश था? मुझे देश की बताओ। जनता को, हमारे पूर्वजों ने वो दंश झेला। आप बोलता है, आप यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। पंडित राज शर्मा जी के पास डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में क्या महिमा मंडन ने उसका जो सवाल पूछा उस बात का इनके पास जवाब नहीं है। विश्वनाथ मिश्रा जी, जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात होती है तो पंडित राज शर्मा जी के पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। ये पैरासूट की बात करने लगते हैं, पैरासाइट की बातें करने लगते हैं। क्यों? और क्या? क्यों 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 छुपाया जाता है? क्यों छुपाया जाता है कि उसमें जो बातें कही गई उसको बताएं? विश्वनाथ जी, कांग्रेस इतने कुत्सित तरीके से कांग्रेस ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को नष्ट किया है, उसका उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। आज ये वोट चोरी की बात करते हैं, भारत के इतिहास में पहली वोट चोरी जो हुई वो नेहरू जी ने की। 14 राज्य थे, 14 में से 0 वोट पाने वाला जबरदस्ती टेक ओवर करता है, बुलडोज करके प्रधानमंत्री पद पे चढ़ जाता है। उसके बाद आइए फिर आपने बंटवारा कर दिया। बंटवारा या तो करते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं भाई दोनों साथ रहेंगे, या तो अगर बंटवारा कर दिया था तो बंटवारा खत्म कर देते। जब जमीन तो उतनी चली गई, जमीन उनके सापेक्ष वहां चली गई पाकिस्तान, लेकिन लोग रख लिए ताकि आगे इस कोढ़, ये जो समस्या है, ये इसको पुष्पित पल्लवित कर पाए। उसके बाद हिंदुओं की सांस्कृतिक चेतना को लगातार नष्ट करते रहे। हिंदुओं के धार्मिक जो शिक्षा है उसको बंद कर दी। ये मंदिरों से जो पैसा आ रहा है वो इसको इकट्ठा करके मुसलमानों को, मस्जिदों को, उनको देना शुरू कर दिया। अरे कितना करोगे आप, क्या करोगे? पंडित राज शर्मा जी जो सच बोलने लगता है वो आपको चुभने लगता है, और पार्टी का प्रवक्ता लगने लगता है। ठीक है, समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के रण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।